बेंजीन। इससे रिसेंट ईयर्स में छोटे मोटे क्वेश्चंस आए हैं। तो पहला तो यही है बेटा कि अगर आप बेंजोइक एसिड को डीकार्बोक्सिलेट कर दो, बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कर लो, तो लिख सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, तो यहां पर क्या डाला था याद करो, सोडा लाइम। और मैंने आपको काम दिया है कि आप पता कर लेना कि सोडा लाइम है क्या, है ना। तो यहां पर बन गया बेंजीन, CO2 उड़ गया, आपका बेंजीन बन गया। जो सेकंड मेथड है बेटा, सेकंड मेथड है हीटिंग फिनॉल विथ जिंक डस्ट। फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट कर, तो वी आर हीटिंग फिनॉल विथ जिंक डस्ट, तो वी आर हीटिंग फिनॉल विथ जिंक डस्ट। अब जिंक को देखकर तुमको ये पता चल गया होगा कि जिंक ना का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 था, है ना, ये भी लिख ही लो। अब अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो बहुत आसानी से क्या करेगा, D10 कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। एंड दिस इज द प्रिसाइज रीजन you can see zinc behaving like a good क्या reducing agent, है ना। वो ऑक्सीजन को लेकर भाग जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो ओजोनोलिसिस में भी यही था। तो अगर ZnO चला गया तो क्या बन जाएगा बेटा, राइट। अब अगर आपको याद है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम लोग कर क्या रहे हैं इस लेक्चर में, जो कि हमारा बेसिक लेक्चर है, इसमें हम आपको इनेबल कर रहे हैं कि आप अनसीन रिएक्शंस को दे सको। तो मैं यहाँ पर एक कोशिश कर रहा हूँ कि टूल्स क्यों और कैसे पावरफुल होते हैं, हाउ टूल्स आर पावरफुल। तो बेसिकली अगर देखोगे अभी तक 30-35 पन्ने हुए होंगे, कितना पन्ना होगा, उतना भी नहीं हुआ होगा। कोई लिख रहा है क्या काउंट करके, पेज नंबर देके कोई लिख रहा है क्या, काउंट मत करो, कोई तो लिख रहा होगा। तो जितने भी पन्ने हैं ना उसको बार बार पढ़ो। 42 पेजेस है, 44 पेजेस होगा, डिपेंड करता है कौन किसने लिखा कैसा है, बट बेसिकली बहुत ज्यादा नहीं है। कीपिंग इन माइंड कि एनी नॉर्मल ऑथर, इंडियन ऑथर इज राइटिंग दिस मच फैक्ट, मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 125 पन्ने के अंदर समेट लूंगा। तो आप उसको बार बार पढ़ो, डाउट हो उसी को पढ़ो, और जो चीज़ आंसर नहीं मिल रहा ना उसको छोड़ दीजिए, अभी छोड़ते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर सपोज करो कि मैं बोलूँ एक कैल्शियम कार्बाइड है और H2O के साथ रिएक्शन दे रहा है। मैं क्यों बता रहा हूँ मैं बाद में बताऊंगा। तो कैल्शियम कार्बाइड है और ये H2O के साथ रिएक्शन दे रहा है, क्या बनेगा। अब सपोज करो हम प्रिटेंड करते हैं कि नन ऑफ यू नो दिस रिएक्शन। तो कैल्शियम किस ग्रुप को बिलोंग करता है बेटा, ग्रुप 2, तो ये Ca2+ होगा, हाँ या ना बोलते रहेंगे, और ये C2 2- होगा, हाँ ना बोलते रहेंगे। H2O को कैसे विजुलाइज करोगे, H+ and OH-। अब 2- के पास कितना प्लस होना चाहिए, हाउ मेनी H+ should go to C2 2-, 2, तो क्या बन गया बेटा C2H2, और कैल्शियम 2+ के पास कितना OH आना चाहिए। तो इससे जो कंपाउंड बन रहा है बेटा वो एसाइटिलीन बन रहा है।
तो एसिटिलीन इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो आप सुनते होंगे ना गांव में कि बोल रहे हैं कि कार्बाइड डाल दो। वो कार्बाइड क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके एसिटिलीन गैस देता है और एसिटिलीन गैस फल को जल्दी पका देता है। तो केमिकल से जो राइप हुआ है फ्रूट, वो हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन इट इज बीइंग यूज्ड, इट्स बीइंग यूज्ड फॉर वेल्डिंग आल्सो। लेकिन व्हाई सडनली वी आर टॉकिंग अबाउट एसिटिलीन? बिकॉज ये पॉलीमराइज करके बेंजीन बनाता है। और रिसेंट टाइम में इससे क्वेश्चन भी पूछे गए या आपसे आराम से पूछे जा सकते हैं, आपसे आराम से पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए उसको भूल कर और बोलूं कि Al4C3 से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बता सकते हो? Al4C3 से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा तुम बता सकते हो क्या? तो एल्युमिनियम किस ग्रुप को बिलोंग करता है? 13, मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 3। एक एल्युमिनियम की वैलेंसी अगर 3 है तो 4 एल्युमिनियम की वैलेंसी क्या हो गई? 12 प्लस। ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। और C3 भी क्या हो गया? 12 माइनस। हाँ ना बोलते रहेंगे। H2O में H प्लस है और OH माइनस है। कितने H प्लस इसके पास जाएंगे? कितने H प्लस जाएंगे? 12। तो C3H12, दिस इज नथिंग बट व्हाट? CH4। तो अगर कार्बाइड के साथ तुमको रिएक्शन दे रहा है कोई, तो तुम्हें फेवर कर रहा है, तुम एक्टिव हाइड्रोजन का टूल यूज करके तुम आराम से बता सकते हो कि कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन देगा, वहां एल्युमिनियम कार्बाइड क्या देगा? मीथेन। इसलिए इसको एसिटिलाइट्स बोला जाता है, इस कार्बाइड को, और इसको बोला जाता है मेथनाइट्स। तो ये शायद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ाया गया। बात क्लियर है? बट ये मेरा कंसर्न नहीं था, बट आई वांटेड टू कवर दिस पर्टिकुलर पोर्शन आल्सो। तो थर्ड जो प्रिपरेशन मेथड है, दैट इज थर्ड प्रिपरेशन मेथड जो है, दैट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एक प्राइमर बना लो। यहां पर बेंजीन बनाने के लिए अगर प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से देखा जाए तो ऐसे 3 एसाइक्लिन इनफ होंगे। इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करो, इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करो और इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट करो। देखो तो क्या बन रहा है? तो when CH triple bond CH heated in presence of copper at 873 Kelvin, it will form benzene. अब कल के डेट में तुमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो तुमसे पूछेगा कि बताओ कि अगर मैं प्रोपाइन को हीट करूंगा, पॉलीमराइज करूंगा कॉपर के प्रेजेंस में एट 873 केल्विन, तो बताओ क्या फॉर्म होगा? व्हाट विल फॉर्म इफ यू विल polymerize propine in presence of copper and heat? तो तरीका मैंने बताया बेटा आपको। आप क्या करो, ऐसे लिख लो, CH3 कितना लिखोगे? कितना लिखोगे? 3 लिखेंगे ना? दिख रहा है क्या? ये यहां शिफ्ट किया, ये यहां शिफ्ट किया और ये यहां शिफ्ट कर दिया, है ना? इसके बीच में दिख रहा है क्या फॉर्म हो गया बेटा?
इसको मिस्टिलीन बोलते हैं। ट्राइमिथाइल बेंजीन इज कॉमनली नोन एज मिस्टिलीन। तो इस तरह के अगर रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं तो इनफैक्ट फीवर हो रहा है, और मैं अगेन जैसे मैंने एल्केन्स के रिएक्शंस आपको मार्क करवा दिए थे, यहाँ पर कुछ और रिएक्शंस मैं मार्क करवा दूंगा एट द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट गेट्स ओवर। एट द एंड व्हेन कॉन्सेप्ट विल गेट ओवर, जो मेमोराइज करने वाले रिएक्शंस हैं वो आपको मैं एनसीईआरटी से मार्क करवा दूंगा उसका नंबर, सो दैट एटलीस्ट यू आर कंफर्टेबल विद एनी क्वेश्चंस कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम योर बुक। ये क्लियर हो गया बेटा? अब रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, अभी तक हम लोग बहुत चीजें देख चुके हैं, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कुछ नया नहीं होता तो मैं इसको आज सेग्रीगेट करके नहीं बता रहा हूँ। तो बेंजीन में हम लोगों ने इतनी बातें कर ली कि बेंजीन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि बेंजीन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये बात आपको अब बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब इसके बाद ये चीजें मैं तीसरी बार लिख रहा हूं, नहीं, HNO3H2SO4 अगर देखेंगे तो बेंजीन के माथे पर हम क्या लगाने वाले हैं? NO2 लगाने वाले हैं। अगर मैं CH3 Cl प्लस AlCl3 देखूंगा तो क्या लगाने वाले हैं? CH3 देखो। अगर मैं H2SO4 देख रहा हूं तो मैं क्या लगाने वाला हूं? SO3H। उसी तरीके से मैं Cl2 प्लस Fe अगर देख रहा हूं तो क्या लगाने वाला हूं? CH3COCl प्लस AlCl3। तो ये सारी बातें आपकी रिपीट हो रही हैं और शायद आप आराम से रिवीजन के लिए लेक्चर्स देख सकते हो। क्लियर है? तो इस तरह के रिएक्शंस, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट, इसको बोलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और इस चीज को बोलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये बातें मैं ऑल टुगेदर बहुत तीसरी बार बता रहा हूं, तो मैं बहुत जल्दी बाईपास करके जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने एम्फेसाइज किया था उस पे आता हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो एम्फेसाइज किया था उस पे आते हैं। अब यहां पर दो तीन चीजें हम लोगों ने और की थी कि दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप में हम लोगों ने तीन डिमार्केशन किया। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप था NH2, NHR, NR2, OH and O minus, राइट। हम लोगों ने ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप में रखा। जब मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप की बारी आई तो हम लोगों ने लिखा NH3OCH3 एंड OR। और जब वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में आई तो हम लोगों ने लिखा R and PH। तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो किसके लिए एक्टिवेटिंग है? इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेटिंग है। जो चीज इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक्टिवेटिंग होगा वो न्यूक्लियोफाइल के लिए डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा।
अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में हम लोगों ने बोला कि आप इस तरह के स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप याद रखो, NO2, CN, CO, CHO, COH एंड सो ऑन। जब हम लोगों ने वीकली एक्टिवेटिंग की तरह वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात की तो हम लोगों ने सिर्फ एक चीज लिखा, और क्या लिखा वो? हैलोजन। साथ में ये लिख दिया कि ये ओपी डायरेक्टर होता है, ये मेटा डायरेक्टर होता है। तो हैलोजन्स आर वीकली डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और ये ओपी डायरेक्टर होता है। ये बात क्लियर होगी? इतनी चीजें आपको शायद आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए अभी, क्योंकि मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म को इसी तरीके से पढ़ाया कि आपको रिएक्शंस समझाते समय बहुत सारी चीजें वापस से दिखें और आपको एक क्लास के अंदर ही याद हो जाए। ये क्लियर है क्या? लेकिन अब यहां पर कुछ बातें और करेंगे। तो बात ये है कि आप क्या करते हो? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन करते हो। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में जैसे ही हम लोगों ने इस तरह का रिएक्शन लिया, जैसे हम लोगों ने इस तरह का रिएक्शन लिया, रिएक्शन मैकेनिज्म से एक चीज पता चलता है कि CH3 CH2 CH2 Cl plus AlCl3 it will form CH3 CH2 CH2 plus AlCl4 minus. This is a 1 degree carbocation. Where there is carbocation, think of rearrangement. तो यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर चला जाता है और आपको मिलता है एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन। आपको क्या मिलता है बेटा? एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिलता है, और आप बेंजीन रिंग के ऊपर उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तो फ्रीडल-क्राफ्ट का एक लिमिटेशन हमको दिख रहा है कि यहां पर एल्काइलेशन के दौरान रीअरेंजमेंट एक पॉसिबिलिटी होती है। तो रीअरेंजमेंट इज वन काइंड ऑफ अ पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। हमेशा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे केसेस में जहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट से बन रहा है, तो यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है और इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये बात क्लियर है? अब इसकी एक और कहानी है, पता है इसको? इसकी एक और कहानी है। सपोज करो कि तुमने क्या किया, नाइट्रोबेंजीन लिया and you treated this with AlC, right? अब कहानी में ऐसा लगता है कि NO2 एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है और ये मेटा डायरेक्टर होगा, तो हमें इसके मेटा लोकेशन पर क्या जोड़ देना चाहिए? CH3। ये सोचकर अच्छा लगता है अपने बारे में, राइट? वी फील गुड दैट वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट दिस इज रॉन्ग।
दिस इज रॉन्ग. सिमिलरली हम लोग CH3Cl प्लस AlCl3 हम फिर यही बात सोचते हैं कि NH2 एक बढ़िया सा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसके ऑर्थो या पैरा लोकेशन पर दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा और हमें अपने बारे में अच्छा लगता है. बट अगेन दिस इज रॉन्ग. और आप देख रहे हो कि कभी कभी हम लोग मिस्टेक करके भी उससे सीख सकते हैं, लेकिन जब आप मिस्टेक करते हो तो आप उसको कैसे कट करते हो, और जब मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो मैं उसको कैसे करता हूं. तो अगर हमारी साइंस की कॉपी है और उसमें मिस्टेक ही नहीं है, तो हम वो गलतियां सीधे सीधे एग्जामिनेशन में करने वाले हैं, क्योंकि हम अपने आप को समझा ही नहीं रहे इसमें गलती क्या है. तो हमें दिखा अरे ये नहीं है आंसर, तो कोई ऐसे कर देता है. राइट. फिर हमें सबसे पहली चीज क्या है कि जब हम छोटे हैं, जब हम इतने छोटे हैं, आप लोग इतने, तो आप गलती कीजिए, उसे सीखिए, लेकिन ये नहीं कि इसी बात को अपने मम्मी पापा को सुना दीजिए कि हमको बोला गया है कि गलती कीजिए, है ना. तो ये गलत है. गलत क्यों है उसके लिए एक कहानी सुनाता हूं. एक कहानी ये है, हटाए इसको. तो कहानी बड़ी सिंपल है कि दो तरह के ग्रुप होते हैं. एक वीक मूवियोफाइल और एक स्ट्रॉन्ग मूवियोफाइल, है ना. वीक मूवियोफाइल और स्ट्रॉन्ग मूवियोफाइल में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है? जो स्ट्रॉन्ग मूवियोफाइल है वो मूवी फ्राइडे को निपटा देगा, वो क्लास को भी निपटाएगा और मूवी को निपटाएगा. मतलब वो यहां नहीं आता तो कहीं और चला जाएगा. उसको मूवी देखनी ही देखनी है, और उसको फर्स्ट शो मूवी देखना है. और अभी वो जमाना नहीं है, हम लोग समय में वो जमाना होता था ब्लैक वाला, है ना. तो जो स्ट्रॉन्ग मूवियोफाइल ग्रुप होता था वो लोग ब्लैक में टिकट लिया करते थे. बात समझ में आई क्या? उनको मूवी टिकट अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तब भी वो मारा मारी करके टिकट अवेलेबल कर पाते, वो ब्लैक में भी ले लेंगे. जो वीक मूवियोफाइल है वो इंतजार करेगा कि वेडनेसडे को इस थिएटर में पॉपकॉर्न के साथ सबसे सस्ती टिकट मिलती है. अगर और भी वीक है तो उसको कोई दोस्त बोलेगा कि चलो मूवी देखने चलते हैं. अब उसका टसन देखिए, वो बोले अबे 3 घंटा कौन बैठेगा. वो दिन भर बैठा हुआ है वो दिन भर बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे उसको कोई मूवी देखने के लिए बोलेगा अबे 3 घंटा एक जगह कौन बैठेगा, है ना. तो अब तुम उसको कुछ इंकरेज करोगे कि भाई चलो उसके बाद कुछ खाना खिला देंगे, पॉपकॉर्न भी ये करेंगे, तो वो फिर बोलेगा तो आइसक्रीम भी खिलाना पड़ेगा. अब अगर तुम्हारे पास कोई है ही नहीं और पैसे भी हैं गलती से, तो क्या सोचोगे? चलो यार, बात समझ में आई क्या? कि इलेक्ट्रोफाइल होना और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना दो अलग अलग बात है. बात समझ में आ रही है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग मूवियोफाइल होगा तो यहां पर जनता मतलब NO2 ने टिकट कम कर दिया है ना.
वो व्हाइट शर्ट का क्रीज अपने दोस्त को देकर भीड़ में घुसा हुआ है। पहले टिकट लेगा फिर वो शर्ट पहनेगा, क्योंकि शर्ट तो प्रेस करवाया ना भाई पैसा देके, है ना। हाथ में सरसों का तेल है तो व्हाइट शर्ट अगर पहनेगा तब क्या होगा? तो सरसों का तेल क्यों है? क्योंकि जब टिकट काउंटर में 4 हाथ जाएगा तो कोई उसका हाथ अगर खींचे तो वो निकाल नहीं पाए, राइट। तो ये जो ग्रुप, अगर जनता ने टिकट ले लिया है तब भी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करके इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। लेकिन CH3+ एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है बेटा? वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और इसलिए आप एक लाइन लिख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन लिख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ग्रुप more deactivating than halogens don't go for Friedel-Crafts reaction. Groups more deactivating than halogens don't go for Friedel-Crafts reaction. जो ग्रुप ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है हैलोजन से, वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं जाएगा। चलो ये बात तो समझ में आ गई कि NO2 एक स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं जा रहा है। तो हमें चीजें थोड़ी समझ में आ रही हैं, कि NO2 नहीं जा रहा है। बट दिस लुक्स बियॉन्ड एप्रीहेंशन कि NH2 तो मूवी का टिकट दे रहा था, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना बेटा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। होता क्या है, ये एक लुईस बेस है, और ये एक लुईस एसिड है। ये लुईस बेस इसके साथ इंटरैक्ट कर लेता है ना। ये टिकट देने वाला था, उसका सगा संबंधी आ गया, उल्टा उसने क्या किया, अपने पूरे खानदान के लिए टिकट खरीद ली, और क्या बन गया, N+AlCl3-। अब मैं यही तो बताता हूं बेटा कि यही तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। N+NO2 इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग था, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था। क्या दिख रहा है क्या? तो अगर N का यहां प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो R3N+ या इस तरह के N+ ग्रुप कैसे होंगे, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होंगे। तो ऐसे कोई भी जगह पर जहां पर लोन पेयर अवेलेबल है ना AlCl3 के लिए, थोड़ा मुश्किल है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का होना। हटा इसको। तो लिखते हैं कि ग्रुप्स लाइक, NH2, NHR and NR2 don't go for
Friedel-Crafts reaction. Groups like NH2, NHR or NR2 don't go for Friedel-Crafts reaction. NH2, NHR और NR2 Friedel-Crafts reaction नहीं जाएंगे. बात क्लियर है? वो Friedel-Crafts reaction नहीं जाएगा. क्लियर है? अब क्या करोगे? अब देखते हैं instance where we can have multiple substitution. Instance where we can have multiple substitution, right? तो यहां पर when strongly activating group is present in presence of a strong electrophile, think of multiple substitution. आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, मैं ऐसे लिखवा देता हूँ कि कहाँ पर ये करोगे, क्योंकि अधिकतर रिएक्शंस आपको सीन आएंगे और आपके विद इन सिलेबस से आए. तो जैसे आपको OHBr2 एक्वस दिखता है, आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा. ये सारे रिएक्शंस ना हमें बार बार देखने को मिलेंगे. जब मैं अल्कोहल जाऊंगा तो थोड़ा कुछ और इसके आगे बताऊंगा आपको. उसी तरीके से अगर एनिलीन दिखता है, अब देखो ऑर्थो पारा डायरेक्टर है नहीं, तो मैंने सिर्फ ऑर्थो और पारा पे लेकिन मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन किया है, मोनो सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है. कब सोचना है? एक तो जो मैं लिख के दे रहा हूं, दूसरा अगर तुम कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहे हो तो जब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रोफाइल भी स्ट्रांग है. क्लियर है बच्चे? तो when a strongly activating group is present in presence of a strong electrophile, think of multiple substitution. ठीक है? हटाओ इसको. अब देखो केमिस्ट्री का क्या है, इतना ब्रॉडर इसका ये है कि हम चीजें समझ रहे हैं. वो क्या रहा है, Br+ बन रहा है, H को हटा के Br लग जा रहा है, लेकिन Br इलेक्ट्रॉन का इतना भूखा है कि एक साथ ही अटैक कर दे रहा है, दो तीन लोग. और इसको इलेक्ट्रॉन क्यों मिल जा रहा है? क्योंकि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है ना. अब नेक्स्ट है इंस्टेंस where you will get unexpected product. Instance where you will get unexpected product. अब जब आप बेंजीन के ऊपर जब NH2 होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं एनिलीन. नाम भी थोड़ा जानते जाएंगे. और जैसे मैं आपको कुछ दूंगा ना रीड करने के लिए, आपको काफी कुछ फायदा करने वाला है. तो एनिलीन, अब एनिलीन का जब नाइट्रेशन करेंगे
ध्यान दो, अगर कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल स्ट्रेट सीख रहा होगा ना तो उसको बहुत फायदा होगा। NO2+ रिंग पर क्या होने वाला है? नाइट्रेशन होने वाला है, ठीक है। लेकिन देखते क्या है कि कुछ ऐसा हो जा रहा है, NO2 2% ये मिल जा रहा है। अच्छा, ये डाटा मैं सिर्फ आपके बुक से एनसीईआरटी से उठा रहा हूं। प्रॉब्ली मेरे हिसाब से ये डाटा तभी देना चाहिए था जब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्यूर दिया हुआ है ना। नहीं तो एनिलीन ले लिया, HNO3 ले लिया, एनिलीन को बेच दिया, HNO3 को उधर फेंक दिया, H2SO4 को किसी को गिफ्ट कर दिए, तो कुछ नहीं बनेगा। तो प्रोसेस पर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा परसेंटेज, बट स्टिल आई एम जस्ट कॉपिंग फ्रॉम योर NCERT डाटा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग, राइट। तो मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्योर नहीं दिया गया है। और देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि स्कूल एजुकेशन आपको सोचना सिखा ही नहीं रहा है। और जब प्रॉब्लम की बात आती है तो दे आइडेंटिफाई कि द ग्रे एरिया इज द कोचिंग क्लासेस, द ग्रे एरिया इज समवेयर एल्स, है ना। Ideally schooling should be enough if it is proper. तो यहां पर 2%, 47% और 51% बन रहा है, सरप्राइजिंग राइट। NH2 एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, राइट बेटा। तो फिर मेटा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है? अगर मैं बुक को रीराइट कर रहा होता तो शायद मैं सिर्फ यही प्रोडक्ट देता। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, उसका रीजन क्या है बेटा? यहां पर देखो, ये क्या है? एसिड है और ये क्या है? बेस है। एसिड बेस के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। तो इट फॉर्म्स एनिलीनियम आयन, इट फॉर्म्स एनिलीनियम आयन। और N+ क्या होता है? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होता है। तो अगर तुम एनसीईआरटी को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हो तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में पड़ा हुआ है कि व्हाई ऑन नाइट्रेशन M नाइट्रोएनिलीन हैज फॉर्म्ड। रीजन बड़ा सिंपल है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, अगर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है तो मेटा प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन कैसे करवाया गया होगा ये मैं सोच रहा हूं। तो ये रिएक्शन ऐसे करवाया गया होगा कि HNO3 और H2SO4 को पहले डालकर रख लिया गया, तो उसने क्या दे दिया? HNO3 क्या है? इस रिएक्शन के अंदर बेस है। तो मैं यहां पर HNO3 और H2SO4 की भी कहानी कवर कर ले रहा हूं। आज से 5 साल पहले NTSC में झारखंड की क्वेश्चन था कि ऑन नाइट्रेशन ऑफ एल्केन क्लास 10 HNO3 इज एसिड और बेस। मतलब HNO3 क्या है? तो HNO3 एसिड नहीं है, इस केस में बेस है। हो क्या रहा है? नाइट्रेशन का मैकेनिज्म देखते हैं पहले, तो आपको चीजें थोड़ी और समझ में आएंगी। HNO3 H2SO4 से H+ एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना लेता है बेटा? HSO4-, ठीक है। और मुझे इसीलिए ना, जब तक मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा था मुझे बहुत मजा आता था। तो दे आर रिसेप्टिव, दे आर मोर रिसेप्टिव, मुझे ऐसा लगता है। -H2O निकाल दिए तो क्या बन गया बेटा? NO2+। तो HNO3 plus H2SO4 में HNO3 is acting as H+ acceptor and H+ acceptor is a base। तो इसमें HNO3, नीट में ये क्वेश्चन आराम से निकाल लेगा। और इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन HNO3 is
तो सब लोग बोले अरे दही खा के आए थे तो क्वेश्चन मार्क मिल गया है कि HN3 एसिड है, बचपन से जानते हैं। बाद में पता चले दही में मक्खी गिरा हुआ दही खा के आए थे। तो बहुत बार जस्ट चेक द क्वालिटी ऑफ कर्ड, ठीक है, वो बहुत मैटर करेगा कि अगर आप पढ़ के अच्छे से नहीं जा रहे हो तो क्वालिटी ऑफ कर्ड विल बी नॉट गुड, उसमें कुछ ना कुछ पड़ जाएगा। तो पढ़ लीजिए, दही की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ये बात क्लियर है बेटा। अब ये एनिलीनियम आयन बन गया, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि शायद जो डाटा उठाया गया है उसमें HNO3 और H2SO वो डाल के रख दिया गया, तो NO2+ मस्त बना हुआ था, टाइप था। अब धीरे धीरे उसमें हमने एनिलीन डालना चालू किया। जब हम एनिलीन डालने लगे तो NO2+ ने उसको अटैक कर दिया। जब एनिलीन का पोर्शन एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद NO2 ने कहां अटैक करना चालू किया? मेटा पर। पैरा बेचारा यहीं पर धोखा खा गया। यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा था तो शुरू वाला NO2 सब मस्त पहले इधर अटैक कर दिया, और जब एनिलीनियम आयन बन गया तब ऑर्थो को और पैरा को छोड़कर मोस्टली कहां अटैक करने लगा? मेटा पर, क्योंकि ये तो अंकल इफेक्ट हो गया ना, ये अंकल इफेक्ट हो गया, तो ये मेटा पर अटैक कर लिया। तो probably this was the procedure which was followed in the reaction which has been reported in the NCERT. But इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, तो बन रहा है। और क्यों बन रहा है? क्योंकि एनिलीन got converted to एनिलीनियम आयन and N+ is strongly deactivating and metadilating। ये बात क्लियर होगी? ये बात क्लियर हो गई क्या? तो अब मैं आपको रिमेडी देता हूं। रिमेडी कभी वॉल पे सुना होगा? क्या आप परेशान हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली गई? तो तांत्रिक बाबा इस तरह के है ना, है कि नहीं? क्या आप गाली गलौज कर रहे हैं? है ना? You need to choose the right place to do the right thing, right? And right place is IIT, क्योंकि वो फर्क ही नहीं पड़ता। कोई नॉर्मली बोल देगा ना कि सिमंत सुनो, नाराज है ना? मतलब ऐसा होता है कभी कि इतना इज्जत से कैसे बुला रहा है, राइट? लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्या परेशान है किसी भी चीज से, क्लास को छोड़कर। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं आर यू फेसिंग प्रॉब्लम विथ, ये तुम फेस नहीं कर रहे हो लेकिन मैं बता रहा हूं, NH2 ग्रुप। क्या NH2 ग्रुप से परेशान है? तो NH2 ग्रुप बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है ना? वो क्लास में पहले आ जा रहा है, हल्ला कर रहा है, मारपीट कर रहा है। तो NH2 ग्रुप के साथ 3 कहानियां हुई। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे रहा है, हाँ या ना? ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे रहा है। ये ब्रोमिनेशन पर मल्टी सब्स्टिट्यूशन चला जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब नाइट्रेशन करने गए तो वो मेटा नाइट्रो दे रहा है। प्रॉब्लम तो है ना? NH2 ग्रुप के ये 3 लिमिटेशंस हैं जिससे कि आपको परेशान होना चाहिए। पहला, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे रहा है, ये नाइट्रेशन में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ M नाइट्रो एनिलीन दे रहा है। और थर्ड प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो ये मल्टी सब्स्टिट्यूशन दे रहा है ना? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक है, आप क्या करो, CH3 C डबल बॉन्ड O से रिएक्शन करवाओ। और देखो कि मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में ना हर एक वो रिएक्शन यूज करना चाह रहा था जिसका मुझे यूज पड़े।
तो इसलिए जो लेक्चर्स पहले के पढ़े हैं या हम लोग धीरे धीरे डालेंगे उसको आप देखते ही जाना। तो NaCO3 कैसे बना ये बताने की जरूरत नहीं है। NH माइनस कर लेंगे, RCOZ का कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, Z को बाई बोलेंगे और यहां पर मेरा काम हो गया। अब परफॉर्म द टास्क, परफॉर्म द टास्क। आपको क्या करना है, जो भी करना है कर लीजिए। परफॉर्म द टास्क, आपको नाइट्रेशन करना है, नाइट्रेशन कर लीजिए। फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करना है, एल्काइलेशन कर लीजिए। ये करने के बाद आप क्या कीजिए, किए तरह के पानी कर दीजिए। यू हैव गॉट रीड, you have got rid with the problem. या you have performed the desired task, ऐसे लिखिए, आपने desired task, perform the desired task। इसको लिख लीजिए, मैं समझा दे रहा हूं। ये क्या है कि अगर आप NH2 ग्रुप से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये उसका सॉल्यूशन है। देखिएगा कि क्यों मैं बोलता हूं कि शायद एसिड डेरिवेटिव से आसान रिएक्शन आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं मिलने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू सी मच इजियर रिएक्शन देन एसिड डेरिवेटिव इन एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको मैं हटाता हूं, मैंने क्या लिखा है वो थोड़ा मैं एलाबोरेट कर दूंगा और फिर मैं आपको कुछ रिएक्शंस मार्क करवा दूंगा जो एनसीईआरटी से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। देखिए बेटा, सपोज कीजिए कि आपको किसी ने बोला कन्वर्ट एनिलीन टू पी ब्रोमो एनिलीन। आप एनिलीन को पी ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करें। अब ये पॉसिबल नहीं था, अगर आप ब्रोमीन एक्वस या कुछ जाते तो ये रिएक्शन थोड़ा परेशान करता, Br+ बन जाता और ये आपको दिक्कत करता। या कोई बोलता आपको कि भाई हमको ये दे देना, हमें एनिलीन को इसमें कन्वर्ट कर दे। अब देखो बेसिकली बहुत सारे जो टीचर्स हैं जिनको कॉन्सेप्ट नहीं है वो भी यहाँ पर गलती कर देंगे। वो बोलेंगे कुछ है ही नहीं भैया, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कर लो। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब आपको करना क्या है, बड़ा सीधा सा सॉल्यूशन। आपको मान लो ये प्रोडक्ट बनाना है, दूसरा आप होमवर्क की तरह ले लेना। NH2 को आप एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करना, आपका क्या बन गया? NaCO3। अब देखो NaCO3 एक मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये स्ट्रांगली तो है नहीं, तो मल्टी सब्स्टिट्यूशन को रूल आउट कर रहा है, मल्टी सब्स्टिट्यूशन को रूल आउट कर रहा है। तो इससे आपको ऑर्थो एंड पैरा वाले प्रोडक्ट मिल गए। अब H3O+, देखो रिएक्शन सीखने का क्या फायदा होता है, मैकेनिज्म सीखने का क्या फायदा होता है, पहली बार देख रहे हो, ध्यान देना, आपको तुरंत बताते हैं। ये R है, हाँ या ना है, ये CO है, तो ये पूरी चीज Z है कि नहीं है? ये पूरी चीज Z है, क्योंकि Z शुड नॉट इक्वल टू HPHN R। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारे टूल से जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ है? OH-। ये यहां पर अटैक करेगा, हम Z को बाई बोलेंगे और जिसको बाई बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुछ दे देंगे आप, क्या देंगे? पानी का बॉटल, और पानी का बॉटल मतलब H, यहाँ पर H+। तो यहाँ पर NH को H देंगे तो क्या बन जाएगा? क्वेश्चन यही था ना, क्या NH2 ग्रुप से परेशान है ना? तो जवाब था हाँ,
यार कैसे करेंगे, एसिटामाइड में कन्वर्ट कीजिए, ब्रोमिनेशन कीजिए और फिर ये कराए पे पानी फेर दीजिए, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। यू गॉट द डिजायर्ड आंसर फॉर योर प्रॉब्लम, है ना। आपको किसी भी बंगाली बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से आप सेम काम यहाँ पर क्या कर लेते, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा लेते और फिर किए कराए पे पानी फेर देते। तो आप एनसीईआरटी मुझे दीजिए, मैं कुछ रिएक्शंस मार्क करके ये क्लास एंड कर दूंगा, राइट। तो यहाँ से आप लोगों को लगभग 3 दिन का विराम मिलेगा ऑर्गेनिक से, है ना। इसको ये नहीं कहते लेना कि क्लास नहीं होंगे, तो क्लास बाकी सब्जेक्ट्स के होंगे, लेकिन बच्चे यहाँ पर कुछ रिएक्शंस आप अपने दिमाग में रखने की कोशिश करना। तो मैं रिएक्शंस नंबर मार्क करके दे रहा हूँ आपको, उसके अलावा आप नहीं भी पढ़ सकते हो। 13.79 13.81 और तो मेजर मुझे कुछ नहीं लगता है कि आपको, ऐसे भी आप लोग पढ़ ही लोगे, तो ऐसा क्यों करें कि आप लोग पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, एक ये कर दे रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनको नॉमेनक्लेचर नहीं पता है ना, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, मतलब सब लोग ही पढ़ लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के आगे एक नॉमेनक्लेचर का सेक्शन होता है। आप नॉमेनक्लेचर हर एक चैप्टर का अलग अलग से सीखो। तो 13.2.1 इसको एक बार रीड करना, क्योंकि नॉमेनक्लेचर मैं सबसे एंड में आपको बताऊंगा और ब्रीफ कर दूंगा, लेकिन आप हर एक चैप्टर के अंदर खुद से ये रीडिंग एक्सरसाइज करो। ये आपका इकलौता रीडिंग एक्सरसाइज है और मैंने कुछ रिएक्शंस आपको मार्क करके दिए हैं, बस वो आपको एनसीईआरटी से देख लेने का है ना। तो 13.79 में हम लोग क्या बना रहे हैं, हेक्साफ्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, और 13.8 में हम लोग BSC बना रहे हैं, है ना। तो आपको इस तरह के रिएक्शंस फ्री के आते हैं, उसको आपको देख लेना चाहिए।